हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, एग्जाम प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बड़े सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आपने इन वीडियोज़ को अच्छे से वॉच कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं, यहाँ पे चैरिटी, डोनेट, कुछ इस तरह की यहाँ पे बातें होने वाली हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। या तो वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए बनाई गई है, या फिर वो मेंबर्स को सर्व करने के लिए बनाई गई है, या तो वो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं, या सर्विसेज एक नॉमिनल कॉस्ट पर आपको प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रा यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड, बनाई जाती हैं टू गिव डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा टू इट्स मेंबर और सोसाइटी एज ए होल। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गिव्स दिस सर्विस आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करती हैं, या फिर एक नॉमिनल कॉस्ट पर वो सर्विसेज देती हैं। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एनटीओज, यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी उनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रही हैं। बिकॉज इट्स मेन एक्टिविटीज नॉन ट्रेडिंग इन गुड्स। एग्जाम्पल क्या है? स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब, सीए इंस्टीट्यूट। आईसीए का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएसआई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और सीएमए इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, चलिए, तो ये भी क्या है, हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। नीड फॉर मेंटेनिंग और कीपिंग अकाउंट्स। अब मन में एक सवाल आता है, दिमाग में एक डाउट रहता है बच्चों के कि सर इनका पर्पस तो प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर बुक्स ऑफ अकाउंट हम क्यों बनाएं? जो भी इनके पास पैसा आए वो ये खर्च करते रहे, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की आखिर ज़रूरत है क्यों? तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की ज़रूरत इसलिए है ताकि इन ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल रखा जा सके। क्योंकि देखो, कोई ना कोई तो यहाँ पर सुपीरियर अथॉरिटी होगी, कोई ना कोई तो जो पैसा आता होगा उसको मैनेज कर रहा होगा, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो कहीं उस पैसे का मिस यूटिलाइजेशन ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं और प्रॉपर उनका ऑडिट होता है। सीए की टीम आती है, उनका ऑडिट भी करती है, और सीए बाद में एक रिपोर्ट, जिस भी जैसे गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल है लाइक, तो हॉस्पिटल में कोई ना कोई तो उसको वहाँ पे मैनेज कर रहा होगा, कितना रिसीट्स आएगी, कितना खर्चा होगा, कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ से रिसीट्स आ रही है, और बाद में इसका बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाएगा, इसका ऑडिट होगा, और जो सीए ऑडिट करके जो रिपोर्ट देगा वो गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होंगे तो ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट मतलब चेकिंग नहीं हो पाएगी, और चेकिंग नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो सर हम क्यों सीख रहे हैं? हम इसलिए सीख रहे हैं, क्या पता हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करें जहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई हॉस्पिटल है जिसका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई स्कूल है, कोई लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम इस चैप्टर को सीख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने ये बात लिख दी है कि हम क्यों बनाते हैं। बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन, उनके जो मेंबर्स होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, उनसे मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस या एनुअली बेसिस पर एक स्मॉल अमाउंट चार्ज किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शंस, फ्रॉम दियर मेंबर एंड डोनेशन फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। भाई मेंबर से सब्सक्रिप्शन आ रही है, पब्लिक से डोनेशन आ रहा है, और कहीं से भी पैसा आ सकता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से डोनेशन आ सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से डोनेशन आ सकती है। तो वो पैसा जो आया है उस पैसे का अच्छे से यूज़ हो, क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने डोनेशन दिया है, तो वो गुड फेथ में दिया है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आप डोनेट करते हैं। आपने तो डोनेट इसलिए किया कि इससे
गरीब जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाया जाएगा, या गरीब बच्चों की एजुकेशन में काम आएगा, यानी कहीं ना कहीं गरीब लोगों की हेल्प करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अच्छे से इसके ऊपर कंट्रोल ना रखा जाए, इसका हिसाब ना रखा जाए, तो हो सकता है जो वहाँ पर ट्रस्टीज हैं, जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, वो उस पैसे को अपनी पॉकेट में डाल लें। तो इसलिए यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना ज़रूरी है ताकि पब्लिक का फेथ बना रहे। Hence, it become necessary to maintain proper books of account to exercise control over these large funds for the sake of public faith and confidence and to meet statutory requirements। और कुछ statutory requirements भी हैं। इनकम टैक्स में रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपका अगर टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा की इनकम आपको हो रही है, आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको सीए से उसका ऑडिट कराना ज़रूरी है। चलिए, फाइनल अकाउंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर फाइनल अकाउंट में चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने हैं। तो फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अगर कुछ बच्चों ने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो यहाँ पर दो बैलेंस शीट नॉर्मली वो देखते हैं, तो कोई बात नहीं, वो चीज़ें मैं भी डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन जो हमें बनाना होता है, एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा हर एक चीज़ को। अगर मैं आपको बात बताऊँ तो आप ये बिल्कुल बैंक के जैसा होता है। अगर आपने बैंक अकाउंट बनाया है, 11th क्लास में एक चैप्टर था कैश बुक। कैश बुक में जितना भी पैसा आता था वो डेबिट साइड, जितना भी जाता था वो क्रेडिट साइड, है ना। दो कॉलम होते थे, कैश एंड बैंक। यहाँ पे कॉलम मर्ज होते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट आप ये समझ लीजिए बैंक अकाउंट ही है, जो पैसा आएगा वो डेबिट में, जो पैसा जाएगा वो क्रेडिट में, दैट्स इट। ठीक है, बाकी डिटेल में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा होता है पी एंड एल अकाउंट के जैसा, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मैं आपको सही से अगर बताऊं तो ये चैप्टर ना आपको फाइनल अकाउंट खत्म कर लेने के बाद ही शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आता है। बाकी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 11th में थोड़ा बहुत तो फाइनल अकाउंट का आइडिया आपको होता है। लेकिन अगर आप फाइनल अकाउंट को करने के बाद इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा हर एक चीज़। ठीक है जी, आगे है इसमें बैलेंस शीट। तो चलो, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही होती है, नॉर्मल है। आगे देखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये सब मैं बातें डिस्कस कर लूँगा बाद में, यहाँ पे आके पढ़ लेंगे हम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है वो सब बाद में। ठीक है, कुछ यहाँ पे टर्म्स होती हैं। अब बच्चों को मुश्किल लगने का रीज़न क्या है, उसके पीछे अगर हम जाएं तो यहाँ पे ना कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मली बच्चों ने प्रैक्टिकल लाइफ में देखी नहीं होती, बहुत कम सुनी होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये चैप्टर मुश्किल सा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चीज़ों को डीपली समझ लोगे तो ये चैप्टर सिंपल लगना शुरू हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं ये क्या है। कुछ टर्म्स आपको समझनी है, इनका क्या मतलब है। सब्सक्रिप्शन, अगर मैं हिंदी में इसको बोलूँ तो इसका मतलब है चंदा। तो यहाँ पर जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेंबर से, क्योंकि वो अपने मेंबर को या तो एक नॉमिनल कॉस्ट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देगी, तो इसलिए वो मेंबर से क्या करती है, कलेक्ट करती है सब्सक्रिप्शन। हर मेंबर को सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए ना डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, तभी तो वो सर्विस दे पाएगी। चलिए, प्रॉफिट कमाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो भी अपने मेंबर से वो पैसे कलेक्ट करेगी वो अपने मेंबर के ही फायदे के लिए उसको खर्च करेगी। डन। तो आइए देखते हैं। सब्सक्रिप्शंस बाय मेंबर्स आर ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई। सब्सक्रिप्शन क्या है? एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। हो सकता है सब्सक्रिप्शन उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने मंथली बेसिस पे डिसाइड करा हो, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, ठीक है, डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दे आर ऑफ रेकरिंग नेचर, रेकरिंग मतलब जो बार बार मिलती है। रिसीव्ड आर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, से मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है और ईयरली हो सकती है, एज द केस में बी। हैंस दे शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स। सर ये क्या चीज है भाई, ये क्या है?
इन चीज़ों के लिए मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, वो हमारा आगे का डिस्कशन है। ठीक है, अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। सर समझाओगे ना? पक्का समझाऊंगा, मैं डिटेल में समझाऊंगा हर एक बात को, है ना, तभी समझ में आएगा चैप्टर। एंड एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भाई आपको कोई एक रेगुलर बेसिस पे इनकम आ रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज़्यादातर बच्चों ने किया हुआ है, 11th में भी किया हुआ है और वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आपके सिलेबस में है, वहाँ भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, 11th से भी काम चल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई इनकम आती थी, आप पी एंड एल में क्या करते थे, क्रेडिट साइड पे लिखते थे। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे पी एंड एल में ट्रेडिंग एंड पी एंड एल दो पार्ट में बनता था, लेकिन यहाँ पर सारा का सारा एक ही जगह होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम क्रेडिट साइड पर और खर्चे डेबिट साइड पर। डन। तो अगर आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है, रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हो, अपने मेंबर से आप सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हो, तो मुझे बताओ पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे तो डालोगे क्योंकि इनकम है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिप्लेस कर दो नाम। पी एंड एल में सोचने के बाद अब क्या रिप्लेस कर दो नाम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर अगर हमने गलती से एग्जाम में पी एंड एल अकाउंट लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिख सकते, बस ये लिख सकते हो खर्चे और इनकम अकाउंट। ठीक है, इसलिए इसका नाम बना हुआ। हाउएवर स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस शुड बी शोन सेपरेटली ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये क्या बात लिखी है अभी आपके लिए काम की नहीं है, ये कैपिटल नेचर की रिसीट है, ये आगे जाके डिस्कस होनी है। ठीक है, चलो ये अकाउंट कैसे बनता है वो भी आगे की बात है। अभी सिर्फ आपको ये समझना था कि यहाँ पर एक इनकम आएगी आपको रेगुलर बेसिस पर, तो उसका नाम है सब्सक्रिप्शन, जो कि उसके मेंबर से आएगी। ठीक है, दूसरा डोनेशंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैसा आएगा कहाँ से? अगर हम एक दिमाग लगाएं, छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर पैसा आएगा कहाँ से? मेंबर से पैसा आएगा। दूसरा डोनेशन आ सकती है, डोनेशन पब्लिक से भी आ सकती है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी डोनेशन आ सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ी सी जो इनकम आती है वो थोड़ी हमने देखी नहीं होती नॉर्मल लाइफ में, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। तो कोई बात नहीं, डोनेशंस। अब डोनेशन यहाँ पर हमारे पास आ सकती है। डोनेशन देने वाला ये भी कह सकता है ये पैसा आप कहीं पर भी यूज़ कर लो। डोनेशन देने वाला ये भी कह सकता है ये पैसा सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो वो कैपिटल नेचर की रिसीट होती है। अब सर ये बार बार आप कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर में कंफ्यूज मत करो, अभी सिर्फ सिंपल मैं समझा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक इनकम होती है जो डोनेशन की फॉर्म में हम रिसीव करते हैं। डन। चलो, एंट्रेंस फी और एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस नाम बोल दो या एडमिशन फीस नाम बोल दो, ये क्या होती है सर, ये बताओ एक बार। देखो, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अगर कोई पर्सन उनकी सर्विसेज लेना चाहता है, कोई मेंबर बनना चाहता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको फर्स्ट टाइम एक फ़ी पे करनी पड़ती है जब वो एंट्री ले रहा है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो वो मेंबर बन रहा है फर्स्ट टाइम, तो उसको एंट्रेंस फ़ी पे करनी पड़ती है या एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ती है। ये वन टाइम पेमेंट होती है, बाद में वो रेगुलर बेसिस पे सब्सक्रिप्शन पे करना स्टार्ट कर देता है। मैं ये तीनों चीज़ें आपको तीनों भी, और इसके अलावा एक दो आइटम और हैं, उनको डिटेल में एक एग्जांपल से और क्लियर कर दूंगा आगे। फिर बात आती है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से मैं इन तीनों चीज़ों को समझा देता हूँ। पहला, हमने सपोज करो एक लाइब्रेरी, एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, अपने मेंबर्स को सर्विसेज देना है एक नॉमिनल कॉस्ट पर, यानी प्रॉफिट नहीं कमाना चाह रही है, बस वो एक नॉमिनल कॉस्ट क्यों ले रही है कि भाई नॉमिनल चार्ज तो उसको इसलिए लेना है ताकि उसको मेंटेन कर पाए वो, है ना। लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई का भी काम है, उसका रेंट भी हो सकता है, तो अपने जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनको बियर करने के लिए वो अपने मेंबर से एक फ़ी चार्ज करती है, नॉमिनल कॉस्ट चार्ज कर रही है, राइट। चलो अब ध्यान से समझना, मान लो आप एक लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेने गए, तो लाइब्रेरियन जो वहाँ पे है वो आपसे क्या कहेगी कि सर देखो बच्चों, ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग में हमें
₹200 देने पड़ेंगे। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जब भी कोई यहाँ पर मेंबर बनता है, इस लाइब्रेरी का अगर कोई मेंबर बनता है तो हम उससे एंट्रेंस फी लेते हैं या एडमिशन फी लेते हैं वन टाइम। हमने कहा चलो ठीक है, हम वन टाइम पेमेंट कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पे कर दिया, उसमें आई कार्ड वगैरह हमारा बन जाएगा, तो वो एंट्रेंस फी या एडमिशन फी होगी। ठीक है। दूसरा, अब उन्होंने कहा कि ₹200 तो आपके एंट्रेंस फीस के हो गए, फर्स्ट टाइम देने हैं, बार बार नहीं देने, और आपको एनुअल बेसिस पे हमें ₹400 देने हैं। ठीक है। तो बड़ा छोटा सा चार्ज उन्होंने लिया, 1 साल का, यानी 1 साल तक हम उस लाइब्रेरी के मेंबर रहेंगे ₹400 देकर। तो उन्होंने कहा ₹400 दो और हर रोज इस लाइब्रेरी में आप आओ, सुबह 10 बजे खुलती है, रात को 8 बजे बंद होती है, आओ यहाँ पे आपके आके यहाँ की जो सर्विसेज हैं वो आप यूज़ करो। तो ₹400 उसके होंगे, वो हो गई सब्सक्रिप्शन। और अब उन्होंने हमें एक ऑफर और दिया कि अगर आप कुछ पैसे सेव करना चाहते हो और अगर आपका यहाँ पे आना, यहाँ की जो सर्विस लेना लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें सिंगल पेमेंट कर सकते हैं ₹5000। सिंगल पेमेंट कर दीजिए ₹5000 और पूरी लाइफ के लिए आपके लिए ये लाइब्रेरी जो है वो फ्री हो जाएगी, यानी आपकी जो आपको सर्विस पूरी लाइफ टाइम मिलेंगी। सिर्फ एक सिंगल पेमेंट आपको करनी है, जिसको हम बोल रहे हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो नाम कितना यहीं से निकल रहा है, नाम लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है। तो इस तरह से, तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको ये तीनों टर्म समझ में आ जाएंगी। आप लाइब्रेरी में एडमिशन लेने गए, आपने वहाँ पे स्टार्टिंग में एक फ़ी पे करी ₹200, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस आप कह सकते हो, एक ही बार पे करनी है, हर साल नहीं पे करनी है। फिर आपको क्योंकि एवरी ईयर ₹400 वहाँ पे देने हैं, तो आपसे ₹400 और लिए गए ताकि आपको 1 साल के लिए सर्विसेज दी जाएं, तो उसको बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन। अगले साल फिर से हमें ₹400 देने पड़ेंगे, ₹200 तो सिर्फ एक बार देने थे। ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन ऐसे ऐसे हमें देने पड़ेंगे, जब तक आपको सर्विसेज यूज़ करनी है तब तक आप सब्सक्रिप्शन पे करते रहो, जब नहीं करनी अब मत पे करो, आप मेंबर नहीं रहोगे फिर। ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप मतलब उन्होंने हमें एक इस तरह का ऑफर दे दिया कि भाई आप लाइफ टाइम अगर रहना चाहते हो इस लाइब्रेरी की मेंबर, तो आप लाइफ मेंबरशिप फी पे कर सकते हो। तो वो 5000 एक ही बार पे करनी पड़ेगी और लाइफ टाइम फ्री नहीं, सॉरी फ्री बोलना सही नहीं रहेगा, लाइफ टाइम तक आप उसके मेंबर बन जाओगे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है। इनकी ट्रीटमेंट क्या करनी है वो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। फिर होती है एक लीगेसी। लीगेसी क्या होती है? असल में होती है वसीयत। कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा बनाया, बहुत अच्छे से कमाया, और लास्ट में उनको लगता है यार भगवान के पास अब जाना है, तो अब कुछ ही टाइम बचा है, तो अब वो अपना जो पैसा होता है वो डोनेट कर जाते हैं, किसी ट्रस्ट को दे जाते हैं कि भाई ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ इससे आप चैरिटी का काम करिए, ताकि जाते जाते भी हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि भाई हमने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया है। तो लीगेसी वो है। ओनरेरियम क्या है? अब यहाँ पे ये टर्म आएगी ओनरेरियम। ओनरेरियम, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो ऊपर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ ये बातें। देखा जाए तो एक तरह से डोनेशन भी हमें मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन भी हमें मिल रही है, और एंट्रेंस फीस भी हमें मिल रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और लाइफ मेंबरशिप फी भी हमें मिल रही है, लीगेसी भी हमें मिल रही है। ठीक है। तो ये रिसीट्स हैं सारी। ओनरेरियम, अब ये असल में ये टर्म आएगी आपकी, लेकिन ये पेमेंट है। ओनरेरियम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज दे रहे हैं, यानी वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है, वो कभी हमने उनकी सर्विस ली है तो हमने उनकी सर्विस के बदले पैसे दिए हैं, उसको हम बोलते हैं ओनरेरियम। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो हमारे यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉई है तो उसको हम देंगे सैलरी, लेकिन जो परमानेंट नहीं है लेकिन हम उसकी सैलरी ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स आते हैं वो वहाँ पे विजिटिंग चार्ज लेते हैं अपने। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एम्प्लॉई है, जब भी आएंगे, जितने भी उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जितने नंबर ऑफ पेशेंट देखेंगे या जब भी आएंगे इतना टाइम देंगे, उसके हिसाब से उनकी पेमेंट बनती है, तो वो ओनरेरियम है। ठीक है जी। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं फंड बेस अकाउंटिंग क्या होती है, बाद में सीखेंगे, क्योंकि देखो नोट्स में तो मैं धीरे धीरे आऊँगा, बस आपको नोट्स में दिखा देता हूँ कंज्यूमेबल आइटम क्या है, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी हमारे साथ।
अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आपको सिर्फ ये समझाना था कि कुछ बेसिक टर्म्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है जी, चलो। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, मैंने बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है। अगर आपने मेरी फाइनल अकाउंट की वीडियो देखी हो तो वहाँ पर भी मैंने 1 महीने का ही पीरियड लिया था। सर 1 महीने का आप बार बार क्यों लेते हो? देखो क्या होता है, हम बिजनेस को बिल्कुल बेसिक से शुरू करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। चलो जी, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने वाले हम। तो क्या है, 22-23 का यहाँ पे ईयर है, और सर ये तो फ्यूचर की डेट हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, किसी बच्चे को ये ऐसा ना लगे कि फ्यूचर की डेट हो गई, तो यहाँ पे 22-23 रख देते हैं। March 31, 2023। चलिए अब ध्यान दो, इधर क्या लिखा हुआ है, इधर कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं। अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ना बिल्कुल ध्यान से, जैसे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ वैसे समझने की कोशिश करिए। धीरे धीरे सभी बातें हम सीख लेंगे। चलो जी, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मुझे बताना है, ये हमारे पास हमने एक लाइब्रेरी शुरू करी है। ठीक है, लाइब्रेरी जिसका पर्पस है उसके मेंबर को अच्छी सर्विस देना एट ए नॉमिनल प्राइस। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी शुरू करी गई है, और 1 महीने, इस साल में 1 महीने यहाँ पे काम हुआ है, यानी 1 मार्च को हमने ओपनिंग करी थी और 1 महीना कंप्लीट हुआ है। तो 22-23 में सिर्फ 1 महीना कंप्लीट हुआ है। और मैंने आपको रीज़न बताया 1 महीना हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि थोड़े से खर्चे, थोड़ी सी इनकम आए, ताकि बच्चे का दिमाग अच्छे से काम करे। एकदम से बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी इनकम ले लेते हैं तो बच्चा वहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। तो हमने छोटा छोटा, बस छोटा छोटा, धीरे धीरे हमको बढ़ाएंगे तो हमें अच्छे से बात समझ में आएगी। चलिए, तो होता क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखो होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे तो खैर 1 महीने की बात है, लेकिन होता क्या है, हमारा कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट पूरे साल बनता है, जिसको हम कैश बुक भी कह सकते हैं। पूरे साल बनती है, डेट वाइज उसमें एंट्री होती है, किस दिन कितना पैसा आया, किस दिन कितना पैसा गया। तो उससे हम बाद में साल के एंड पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करते हैं। है कुछ नहीं, बस यहाँ पर वो जो कॉलम होते हैं, डेट्स के कॉलम होते हैं, वो हट जाते हैं, और बस सीधा जो भी उसकी डेबिट साइड होती है यहाँ पे डेबिट आ जाता है, जो उसकी क्रेडिट साइड होती है यहाँ पे क्रेडिट आ जाता है। तो जितनी भी रिसीट्स हैं, है ये बैंक अकाउंट ही, बिल्कुल सिंपल सा है। आप इसको, अगर आपको मैं सिंपल कहूँ तो ये बैंक अकाउंट ही है, ये बैंक अकाउंट ही है। चलो जी, अब कई बार तो ऐसा भी होता था कि जिन लोगों ने ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे टीचर बैंक अकाउंट भी यूज़ कर लेते थे, लेकिन प्रॉपर आपको टर्म यूज़ करनी है रिसीट्स एंड पेमेंट। अब आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो गलती करने की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, अब हुआ क्या, इस 1 महीने में आपको, आपके सपोज करो 50 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी ने, 50 स्टूडेंट लाइब्रेरी उन्होंने ज्वाइन की, और आपने यहाँ पे एंट्रेंस वेंट्रेंस फीस कुछ नहीं ली है। मैं अभी सिंपल रखने के लिए ऐसे मान के चलता हूँ, ना कोई लाइफ मेंबरशिप फीस है, ना कोई एंट्रेंस फीस है। सीधी बात, आपको यहाँ पर मंथली बेसिस पर 100 रुपीज़ पे करने हैं। लाइब्रेरी की सर्विस लेनी है तो मंथली बेसिस पर 100 रुपीज़ आप पे कर दीजिए। तो लाइब्रेरी के पास कितने रुपए आए हैं, 50 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये सर्विस अवेल करी है, तो 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंबर हैं लाइब्रेरी के, और उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से लाइब्रेरी को कितने टोटल पैसे दिए, 50,000 रुपीज़। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, आप मुझे आंसर बताना जी, मुझे बताना, अगर पैसे आए हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए, पैसे यहाँ पे क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसे हमने कैश में ना लेके बैंक से लिए, कोई बात नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, कैश में भी हो सकते थे, मैंने बैंक ले लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, यानी सब्सक्रिप्शन। आप मुझे ध्यान से बताइए,
क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग हमें काफ़ी टाइम हो गया है करते करते, 11th में भी की, 12th में भी करी, अब बीकॉम फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से समझना, फर्स्ट सेमेस्टर बोलना चाह रहा हूँ मैं असल में। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब ये बताओ ये एंट्री दो जगह आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बोलो भाई दो जगह आनी चाहिए ना, डुअलिटी कॉन्सेप्ट है। तो बैंक अकाउंट बोले तो बैंक अकाउंट की जगह आप नाम चेंज कर लो। मैंने जानबूझ के पहले बैंक अकाउंट रखा था ताकि इजी लगे कॉन्सेप्ट। बैंक अकाउंट की जगह यहां पर इस चैप्टर में हो जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 50,000 तो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट आने चाहिए, वो हमने यहां पर लिख दिए, वो हमने यहां पर लिख दिए। डन। दोबारा समझ लो, रिसीट में पैसा आया है 50,000, और दूसरा यहां पे ये कहां जाएगा, ये हमारी इनकम है, ये कहां जाएगा, हमारी इनकम है। और इनकम कहां जाती है भाई, एक अकाउंट में डेबिट आएगा तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट आएगा, जर्नल एंट्री का सिंपल सा रूल है। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन यहां पर क्रेडिट आ गया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन यहां पे हमारा क्रेडिट आ गया। दूसरा, अब देखो यहां पर आगे जाके मैं बताऊंगा कि यहां पर जो ये क्रेडिट आ रहा है ना, ये हो सकता है लायबिलिटी साइड में भी चला जाए। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ ये बात है, अभी आगे जाके हम समझेंगे उस बात को। अभी के लिए आप सिंपल रखो, ये इनकम है तो इनकम आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अभी डर लग रहा है तो आप पी एंड एल अकाउंट सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो पी एंड एल अकाउंट में किधर गई, क्रेडिट साइड, बाद में पी एंड एल को हटा के क्या बोल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ये वही। ठीक है सर आगे बताओ, ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई थी 50,000, ठीक है, हमने उसको दोनों जगह रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा, हमने उसमें से लाइब्रेरी, क्योंकि हमने वो जगह जहां पर लाइब्रेरी है वो रेंट पे ली हुई थी, तो वहां पर हमने पे कर दिया 15,000 रुपीज़। मतलब अभी बस हमने पैसा लिया है और अभी ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं, क्योंकि एक महीने में कुछ खास काम नहीं हो पाया, तो हमने रेंट पे कर दिया। कितना रेंट पे कर दिया, 15,000 रुपीज़। तो अब रेंट पे करने की जरा एंट्री सोचो भाई, रेंट पे करने की एंट्री क्या होगी, रेंट पे करने की एंट्री होगी, रेंट मेरा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस टू बैंक। सर हमें इतनी जर्नल एंट्री सोचनी पड़ेगी क्या? नहीं, अभी तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट हम करेंगे। तो रेंट मेरा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाता है बताओ, एक्सपेंस जाता है पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड। अब यहाँ पे पी एंड एल बोल दे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने डेबिट भेज दिया इसको। दूसरा, और बैंक अकाउंट यानी बैंक मतलब रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड, तो हमने क्रेडिट पे लिख दिया। ठीक है, यही दोनों बातें हुई हैं, बस पैसा आया हमारे पास और हमने उसमें से कुछ खर्चा कर दिया। और बैलेंस हमारे पास, अगर हम इस अकाउंट को मैच करेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 50,000 हमारे पास आया था, 50 में से 15 खर्च हो गए तो हमारे पास कितना बचा, 35,000 रुपये। और इधर अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, इस अकाउंट को भी हम बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 35,000 रुपीज़। अब नीचे आएंगे, इसके बाद हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप याद करो जो भी सरप्लस यानी जो भी, हाँ याद, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो नेट इधर आता है डेबिट साइड में आता है बैलेंस, उसको बोलते हैं सरप्लस, और जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है उसको बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, एग्जाम में नंबर काट लेगा। अगर आपके पास प्रॉफिट हुआ है तो सरप्लस और लॉस हुआ तो डेफिसिट। अब धीरे धीरे टर्म सारी याद हो जाएंगी, मेन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। उसके बाद आप प्रॉफिट को यहाँ पे भेज देते थे लाइबिलिटी साइड पर, याद करो फाइनल अकाउंट में कहाँ भेजते थे, प्रॉफिट को लाइबिलिटी साइड पर भेज देते थे, क्योंकि ये प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और बैलेंस शीट में मुझे बताओ लाइबिलिटी साइड पर कौन से बैलेंसेस होते हैं, एक्चुअल में कोई साइड नहीं होती, लेकिन लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं सारे, और एसेट साइड पर सारे डेबिट बैलेंस होते हैं। याद मत कर लेना कि सर ने बताया था क्रेडिट साइड है ये वाली और डेबिट साइड है वाली, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं सिर्फ कि लायबिलिटी साइड पर सारे बैलेंस क्रेडिट के होते हैं और एसेट साइड पर सारे बैलेंस डेबिट वाले होते हैं।
ठीक है, और हमारे पास एक बैलेंस यहाँ भी बचा था। हमारे पास सिर्फ दो ही बैलेंस है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पे 35,000 रुपये, और वो हमारे पास यहाँ पे आ गया बैंक। ये हमारा डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए बैलेंस किसका बचेगा, ऑब्वियस बात है डेबिट का बचेगा। और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ये क्यों है, क्योंकि क्रेडिट साइड 50 थी, डेबिट साइड कितनी थी 15, तो एक्चुअल बैलेंस क्रेडिट का ही तो बचेगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो सर बैलेंस शीट हमारी इस तरह से मैच हो जाएगी। अब इसको थोड़ा ना रीड करने की कोशिश करो, फर्स्ट ईयर था, क्योंकि आगे जाके ना आप यहाँ पे एक फंड जैसी बात समझोगे और आपके मन में एक डाउट आ जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले ही चैप्टर पढ़ भी रखा हो लेकिन उनके अच्छे से डाउट्स क्लियर ना हुए हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है तो मैं आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करके रखूँगा। ठीक है, बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर ये बताओ ये लायबिलिटी पे क्यों रिकॉर्ड हो रहा है। भाई हमें पैसे थोड़ा ना देने किसी को, हमें वापस थोड़ा ना देने हैं। एक्चुअल में ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए ऐसा हो रहा है। आपको लायबिलिटी पर जो अमाउंट आ रहा है ना वो किसी को देना नहीं है। एक्चुअल में है क्या, जो भी यहाँ पर आपके जो यहाँ पर कैपिटल फंड अभी जीरो मैंने लिखा है, जैसे कैपिटल होती थी ना बिजनेस में, उसकी जगह कैपिटल फंड यूज होता है, कैपिटल फंड, और ये नेट प्रॉफिट की जगह सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे जीरो था फंड, यहाँ पे कैपिटल फंड जीरो था, और यहाँ पे पहली बार प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ सब्सक्रिप्शन मिली और छोटा सा हमने रेंट पे किया। तो एक्चुअल में ये जो 35,000 कैपिटल फंड के अंदर दिख रहे हैं ना, ये हमारे बैंक अकाउंट में इधर हैं पड़े हुए पैसे, और इन पैसों को हम यूज कर सकते हैं उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं पर भी। यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पूरी आज़ादी है इस पैसे को यूज करने की, कहीं पर भी। कहीं पर भी का मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कह रहा मैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए, अपने मेंबर्स को अच्छी सर्विसेज देने के लिए, सोसाइटी को अच्छी सर्विस देने के लिए इस पैसे को यूज किया जा सकता है, कहीं पर भी वो यूज कर सकती है। ठीक है, चलिए, तो सर ऐसा भी कोई पैसा होता है कि देने वाला वहां पे कंडीशन लगा दे कि भाई ये पैसा आप फ्रीली कहीं पर भी यूज नहीं कर पाओगे, सिर्फ वहीं पर यूज कर पाओगे जहां देने वाले ने, डोनर ने आपको बताया है। जैसे किसी ने आपको एक डोनेशन दी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उस पैसे को आप ये नहीं कि बच्चों के लिए आपने कंप्यूटर खरीद लिए कि लाइब्रेरी में आएंगे कंप्यूटर के थ्रू वो पढ़ेंगे, लैपटॉप खरीद लिए तो उनके थ्रू पढ़ेंगे, तो नहीं नहीं, ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको बिल्डिंग के लिए फंड मिला है तो आपको बिल्डिंग के लिए ही उसको यूज करना है। लेकिन ये पैसा कौन सा है, ये जो पैसा आपका 35 बैंक में पड़ा हुआ है, ये वो पैसा है, कैपिटल फंड ये इंडिकेट करता है ये पैसा हम अपनी मर्जी से इस ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, ये बताता है। अब मैं थोड़ा सा ना आगे बढ़ रहा हूं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अब यहां पे मैंने थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमें सब्सक्रिप्शन मिला, यानी जो हमारे स्टूडेंट्स थे 50 स्टूडेंट, उनसे हमें मंथली बेसिस पे पहले महीने का हमें कितना मिला, मार्च के महीने का 50,000 रुपये मिला। हमने रेंट पे कर दिया 15,000 रुपये। ओके, पैसा आया सब्सक्रिप्शन, और एक और पैसा हमारे पास आया, ध्यान देना, एक और पैसा डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा आप लोग भलाई का काम कर रहे हो, आप बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, इसलिए हम बड़े खुश हुए और आपको हम 2 लाख रुपए का डोनेशन देना चाह रहे हैं। तो ठीक है जी, उन्होंने डोनेशन हमने दे दिया, सॉरी 2 लाख का नहीं है 3 लाख का, चलो ये तो अच्छी बात है, 3 लाख रुपए का डोनेशन आपको मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, अब टोटल जो आपके पास रिसीट आई है, अब डुअल इफेक्ट में साथ साथ नहीं डाल रहा हूं। ठीक है, आपको पता लग गया कि हाँ एक दूसरा इम्पैक्ट कहीं और भी इसका आना है। तो अभी हम रिसीट की बात कर लेते हैं। 50,000 बच्चों से सब्सक्रिप्शन का मिला, डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिला हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, तो हमारे पास कितना हो गया जी 3,50,000 का टोटल रिसीट आई। उसमें से एक महीने में हमने 15,000 रुपये का खर्चा कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस में एक्चुअल में कितना बचा हुआ है 3,35,000 हमारे पास पैसा बच गया है। अब ये बात तो जरूर है कि भाई ये हमारी एक जर्नल एंट्री है ना, अकाउंट में कोई भी चीज़ बिना एंट्री के नहीं आती है, ये हमने समझ रखा है। इसके पीछे एंट्री क्या हुई होगी,
बताओ जल्दी से। बैंक टू सब्सक्रिप्शन, बैंक बोले तो रिसीट एंड पेमेंट, तो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट तो चला गया। अब दूसरे, इसका दूसरा इम्पैक्ट भी तो कहीं ना कहीं डालोगे। अगर इसका दूसरा इम्पैक्ट डालना भूल जाओगे तो मुझे बताओ कि आपके बैलेंस शीट टैली होगी क्या? कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, है ना। और इसका दूसरा इफेक्ट, इसका भी क्या हुआ होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, है ना, बैंक टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, अब सुनो, तो इसका मतलब ये है कि एक इम्पैक्ट तो यहां पर है, अब हमें इनके दूसरे इम्पैक्ट को डालना है। ठीक है ना, जर्नल एंट्री के दोनों इम्पैक्ट को डालना है भैया, अकाउंटिंग सही करनी है तो हम बारी बारी से चलते हैं यहां से। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है? इसका दूसरा इम्पैक्ट ये इनकम है, और इनकम किधर जाएगी? इनकम क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस, ध्यान से सुनना। अब एक तो आपको डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है बैलेंस शीट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या तो क्रेडिट साइड जाएंगे, या फिर दूसरा आपके जो वो क्रेडिट हुआ है वो या तो आपकी लायबिलिटी साइड पे जाएगा। लायबिलिटी पे क्यों जाएगा? क्योंकि लायबिलिटी के होते हैं क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी पे कौन से बैलेंस रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट। तो दोबारा सुनो, अगर बैंक टू सब्सक्रिप्शन हुआ तो ये जो सेकंड इफेक्ट है ना, इसको हम रिकॉर्ड करने वाले, इसको रिकॉर्ड, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, रेयर केस में, कि वो एसेट साइड से डिक्रीज होता है। वो आगे जाके थोड़ा जब एडवांस लेवल आप समझोगे तब समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप समझ लो सिंपल सा। तो सर अभी ये बताओ, आप हमेशा क्या ये क्रेडिट बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा? अगर ऐसा होता तो बहुत इजी ना हो जाता। फिर तो क्या प्रॉब्लम थी? जितने भी रिसीट साइड पे आ रहे हैं उठाओ और सीधे सीधे किधर डाल दो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर तो दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो सबकी मजे मजे थी। अब यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, समझ लेना है। समझ लोगे आसान लगेगा कि जो क्रेडिट पर आ रही है ना, रिसीट एंड पेमेंट पे डेबिट हो गया, अब इसका क्रेडिट जाना है बैलेंस दूसरी जगह, तो क्रेडिट या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती हैं वो होती है रेवेन्यू रिसीट्स, और जो बैलेंस शीट में जाती हैं क्रेडिट साइड पर या एसेट साइड से घटती हैं वो होती हैं हमारी कैपिटल रिसीट्स। एक इंपैक्ट तो डेबिट में ही है यहाँ पे, दूसरे इंपैक्ट की हम बात कर रहे हैं, सेकंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड इफेक्ट या तो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट वाली आइटम का, या तो जाएगा यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। एसेट से भी घट सकता है वो बाद में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। डन। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा ये रेवेन्यू रिसीट्स है कि कैपिटल रिसीट है। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ पहचानने का। धीरे धीरे हम याद करेंगे, एकदम से वो डेफिनेशन या रटना शुरू नहीं करेंगे। कैपिटल रिसीट कब होगी? जब कोई पैसा आपको मिलेगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए। दोबारा सुन लो, जब आपको पैसा मिलेगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट होगी, वो जाएगी बैलेंस शीट में। अभी हम थोड़ी देर बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब मुझे बताओ कि सब्सक्रिप्शन आपको मिला, ठीक है, आपने पैसा दे दिया और लाइब्रेरी उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकती है, ठीक है, तो ये आपके लिए स्पेशल पर्पस के लिए नहीं मिला, तो आप इसको दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, इसका दूसरा इफेक्ट। ठीक है, अब देखो डोनेशन मिला है, लेकिन ये डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिला है। ध्यान दो, डोनेशन रिसीव हुआ लेकिन किसके लिए? बिल्डिंग के लिए मिला। तो ये जो डोनेशन मिला 3 लाख रुपए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा सर? क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट पे किधर आते हैं? लायबिलिटी साइड पर आते हैं, तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड पर। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, देखो ध्यान से, डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्यों जाएगा? इसके पीछे थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, पहले सीख लो करना कैसे है, फिर लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, चलो सर, हमने इसका भी इम्पैक्ट डाल दिया, इसका भी इम्पैक्ट डाल दिया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी एंट्री अकाउंट में आई है डेबिट पर या क्रेडिट पर, वो एक जर्नल एंट्री से आई है, और जर्नल एंट्री का एक इम्पैक्ट तो इस अकाउंट में, दूसरा भी तो डालो, दूसरा भी डालना है।
ठीक है सर, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। अब इधर बताओ, ये जो एंट्री इधर आई है ये भी तो किसी एंट्री से आई है, तो एंट्री एक बार करके देख लो। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं बार बार एंट्री नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, मैं बार बार आपको एंट्री में नहीं उलझाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अभी ज़रूरी है। तो एक तो बैंक बोले तो रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया 15,000। अब दूसरा हमें ये डेबिट पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट। अब डेबिट इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करें, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट, या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट में जाएगा, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो पीएनएल में जाएगा। इसका मतलब सर हमें समझ में आ गई, यहाँ पर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीखना पड़ेगा, कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट सीखनी पड़ेगी। हाँ, बात कुल मिला के यही है। तो अभी के लिए आप याद रख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर आपके हैं जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए करे हैं। जैसे आपने फिक्स्ड एसेट परचेज करे हैं, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, जिनके बेनिफिट एंड्योरिंग नेचर के हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं। ठीक है, जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो आपने डे टू डे एक्सपेंसेस अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए खर्चे करें हैं, सैलरी देना, रेंट देना और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, जिनका बेनिफिट उसी साल में कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, और समझाता हूँ, जो आपके रेकरिंग नेचर के होते हैं, हर बार 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 होते रहते हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया हो, आपको याद हो, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं डेबिट पर खर्चे और क्रेडिट पर इनकम, वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सेम जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी थोड़ी नई चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पे कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखनी पड़ेंगी। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पे देखो, मैंने पूरा बनाया हुआ है, इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे आपको करा दूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी इस क्लास का कुछ ज़्यादा हम टेक्निकल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये किधर आ जाएगा, ये हमारा डे टू डे ऑपरेशंस का है खर्चा, रेंट। और मान लो हमने कोई फिक्स एसेट परचेज किया होता तो ऑब्वियसली भाई वो पीएनएल में नहीं जाता, वो किधर जाता, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, या फिर लायबिलिटी को वो कम करता। वो लायबिलिटी को कम करने वाला बाद में, एकदम से इतनी बातें आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी। चलिए, तो रेंट किधर आ गया, रेंट आ गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पर ये 335 निकाल लिया था, और उसके बाद हमने यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 15,000 यहाँ पे कम हुआ, तो सरप्लस 35,000 रुपये आ गया। ये 35,000 इधर हमारे बैंक में कितना आया, 3,35,000। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको ना एनालाइज करा देता हूँ आपको। हमारे बैंक में 3,35,000 पड़ा हुआ है, हमारे बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 3,35,000 पड़ा हुआ है। उसमें से हम फ्रीली कितना यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे कैपिटल फंड का पैसा है। कैपिटल फंड का पैसा कितना है, एक्चुअली सरप्लस भी ना उसमें जुड़ के आया, तो ये कैपिटल फंड है। तो कैपिटल फंड कितना है, 35,000, यानी बैंक में 35,000 हमारा ऐसा पैसा है जो लाइब्रेरी अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए कहीं पर भी यूज़ कर सकती है। बच्चों के लिए डेस्क परचेज कर लिए, बच्चों के लिए बुक्स परचेज कर ली, बच्चों के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लो वो परचेज कर लिया। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव लाइब्रेरी का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पर्सनल यूज़ नहीं हो सकता उसका, या कोई और अदर यूज़ नहीं हो सकता। और 3 लाख रुपए जो इसमें है वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, यानी उस पैसे को आप हाथ नहीं लगाओगे, इसलिए वो इधर रखा गया है। सर इसका मतलब उस पैसे को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे, या फिर वो पैसा हमारा यूज होगा। जैसे जैसे क्या होगा, आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि आपके बैंक में यानी आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब ये नहीं है, बच्चा समझता है गलत, बच्चा समझता है कि ये पैसा मुझे किसी को देना है, देना नहीं है। आपके ऊपर एक लायबिलिटी, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। क्या ऑब्लिगेशन है, कि आपको किसी से आपने प्रॉमिस किया था कि हम
बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं और बिल्डिंग बनाएंगे, तो आपको जब तक ये दिखता रहेगा ना, आपको बिल्डिंग याद रहेगी माइंड में कि हमें बिल्डिंग बना के देनी है। और होगा क्या, मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। जैसे जैसे बिल्डिंग बनेगी, ध्यान देना, जैसे जैसे बिल्डिंग बनेगी तो इधर बैंक कम होगा, डुअल भाई पैसे खर्चे होंगे, इधर बैंक कम होगा। सपोज करो बिल्डिंग बन के तैयार होगी, इधर बैंक कम होगा और बिल्डिंग बन जाएगी, यानी बैंक घटेगा, बैंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 लाख का बिल्डिंग में, इधर आ गया। ठीक है, दूसरा, इधर से ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग खत्म हो जाएगा, कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा। बैंक कम, इधर से 3 लाख किस में जुड़ेगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग आ जाएगी 3 लाख, तो एसेट साइड बराबर है। दूसरा, इधर क्या इंपैक्ट आएगा, क्रेडिट साइड पे इंपैक्ट क्या आएगा, यानी लाइबिलिटी साइड पे, सॉरी लाइबिलिटी साइड पे इंपैक्ट क्या आएगा, यहाँ से 3 लाख हट जाएगा कि हमने प्रोमिस पूरा कर दिया है और वो कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब उसका मीनिंग क्या निकलेगा, मीनिंग ये निकलेगा, ये जो इधर बिल्डिंग है ना, अब हम इसको अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। अपनी मर्जी से मतलब यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए हम इस बिल्डिंग को जिस मर्जी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम फ्री हैं। ठीक है, यानी हमने वो ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, अब ये हमारे कंट्रोल में हमारी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, देने वाले ने ये थोड़ा ना कहा था कि भाई ये तुम्हारी हो ही नहीं सकती, और उसने तो बस ये कंडीशन लगाई थी कि भाई बिल्डिंग बना दो बस। ठीक है, बाकी आप उसको बाकी अपने हिसाब से चैरिटी के लिए यूज़ करो। चैरिटी मतलब यहाँ पे नॉन बच्चों के लिए लाइब्रेरी यानी पढ़ने के लिए आप यूज़ करो। डन, तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका ज़रूर क्लियर हुआ होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से और क्लियर करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।